हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी का ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से मात्र एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब सारे प्रश्न को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्लास को बीच से स्किप करके मत जाइएगा, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक बात, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कोई एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपसे 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के स्क्रीन पे सबसे पहला ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन की ऋषि भी कह सकते हैं हम सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या, सबसे पहला ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर में निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन की ऋषि भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, किसे कह सकते हैं, बात ये होगा। मैं आप सभी को समझाने के लिए इस तरह से बोलता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन की ऋषि भी कहते हैं। ठीक है, सघन निर्वाहक कृषि को, या फिर आदिम निर्वाहक कृषि को, या फिर मिश्रित कृषि को, या फिर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को। ठीक है, इसका सही आंसर यानी कि राइट आंसर है किसको, किनको मालूम है, कमेंट में फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या होगा, मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट में बताओ आप सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, गलत आंसर मालूम है, गलत आंसर कमेंट करो। ठीक है, इससे यह पता चलेगा हम कितना पानी में कितना दूध में हो। समझ रहे हैं आप सभी ना। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या हो सकता है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाहक कृषि। ठीक है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कह सकते हैं, आदिम निर्वाहक कृषि को कर्तन दहन कृषि भी हम सभी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदिम निर्वाहक कृषि। ठीक है, आप सभी समझ गए 1 नंबर का क्वेश्चन, समझे कि नहीं, मुझे कमेंट में यस लिख के कंफर्म बता दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फलों की कृषि क्या कहलाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए बोलता हूं सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेना, समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, क्वेश्चन है फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ठीक है, मिश्रित कृषि, या फिर रोपण कृषि, या फिर पुष्पोत्पादन। ठीक है, पुष्पोत्पादन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सभी को इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है फूलों की कृषि क्या कहलाती है। ठीक है, फूलों की कृषि हम कौन सी कृषि हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फूलों की कृषि को हम पुष्पोत्पादन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पुष्पोत्पादन। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, कॉपी में अपने नोट करते जाओ, या फिर वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है, फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आज के वीडियो में हम सभी। ठीक है, उसके हम सभी 40 क्वेश्चन को पर डे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम धीरे धीरे अपने भाई की तरह हम सभी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये मत समझो मैं आप सभी का टीचर हूं, ये समझो हम सभी आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं। ठीक है, ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ पाए। क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में रोपण फसल कौन सा है आप सभी को बताना है कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, मक्का, या फिर गेहूं, या फिर चाय, या फिर राई। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मक्का मतलब मकई, जिसे हम सभी अपने गांव समाज में मकई बोलते हैं। ठीक है, मकई का भुट्टा खेल के। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो सकता है, सब इसमें सजेस्ट करो, सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या होगा। 3 का राइट आंसर सर का राइट आंसर है गेहूं एक रोपण फसल है। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गेहूं एक रोपण फसल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज्य है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, क्वेश्चन है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज्य है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है रोपण कृषि, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि, एंड तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, चौथा ऑप्शन है मिश्रित कृषि। ठीक है, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन करा है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। ठीक है, घबराओ बिल्कुल मत, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अगर क्लास में बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते तो एक बार वीडियो को रोक देना, 2 मिनट इधर उधर टहल लेना, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, रबड़ भूमध्य सागरीय कृषि का उपज है। ठीक है, मतलब भूमध्य सागरीय जगहों पर रबड़ का खेती किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ठीक है, रेटजेल या फिर डॉक्टर महबूब उल हक। देखो
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लो। 5 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर एक क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा रहता है। ठीक है, बस समझने वाली बात होती है। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे। 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कौन निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन समझ गए। अब चलते हैं हम सभी इस क्वेश्चन की ऑप्शन की ओर। सबसे पहला ऑप्शन है आकार में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है गुण में साधारण परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है गुण में धनात्मक परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है आकार में स्थिरता। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हम सभी क्वेश्चन को फिर से समझना चाहेंगे। क्वेश्चन 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति विकास करता है उसका मेन कारण क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आकार में वृद्धि। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकार में वृद्धि। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को सारा क्वेश्चन का प्रश्न याद होता जा रहा होगा। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को सारे प्रश्न का उत्तर याद होता जा रहा है। ठीक है, पहले बोला गया था सारे प्रश्न का क्वेश्चन याद होता जा रहा है। ठीक है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, सारे प्रश्न का उत्तर आप सभी को याद हो रहा होगा। अब देखो 7 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन के 7 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लेटविया का, या फिर संयुक्त राज्य अमीरात का, या फिर जापान का, या फिर फ्रांस का। ठीक है, क्वेश्चन के 7 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ, नहीं तो मैं बता दूंगा। ऐसी बात मैं आप सभी को बताने के लिए ही बैठा है। ठीक है, मैंने आप सभी को मुंह देखने के लिए आप सभी को नहीं बैठा है, आप सभी को पढ़ाने के लिए बैठा हूं। आप सभी का काम है पढ़ना, हर एक टीचर का काम होता है पढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेटविया का। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटे लाल। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेटविया का। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को याद हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर की क्वेश्चन की। ठीक है, मैं जिस तरह से समझाता हूं ना, सारे बच्चे को याद होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग की का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, समझो क्वेश्चन का राइट नंबर है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सीधा सीधी कहने का मतलब है मेरे अनुसार, ठीक है, मतलब कितने अवस्था, मतलब कितने उम्र हो जाने के बावजूद, मतलब कितने उम्र हो जाने के बाद मानव कार्य करना स्टार्ट कर देता है, कार्य करना शुरू कर देता है, ताकि अपने बीवी बच्चे माँ बाप का पालन पोषण कर सके। ठीक है, सीधी सीधी बात है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। ठीक है, 15 से 59 वर्ष तक के व्यक्ति काम कर सकते हैं। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 से 59। ठीक है, इसमें टिक मत मारना। ठीक है, इन तीनों में टिक मत मारना। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लो। 8 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं सभी 9 नंबर की क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 9 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन था पश्चिमी यूरोप एंड तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एंड चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सोचो इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट में लिख के बता दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, फिर से समझ लो क्वेश्चन को, ऐसी बात नहीं है नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझा करो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, 9 का राइट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं इस तरह से घेरा लगा देता हूं ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ये बात पछता नहीं है ताकि मैं आप सभी को ना बोल पाऊं। ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है ना, मुझे यह बात नहीं पछता है ताकि मैं आप सभी को शेयर न कर पाऊं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 10 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नता या फिर स्थानिक संगठन या फिर अन्वेषण और वर्णन या फिर मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, बात सही बोल रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल का उपागम है, स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है एंड अन्वेषण और वर्णन ये भी मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है, ऑप्शन दिखाऊंगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है, भारत में जो लोग किसान हैं उनकी समस्या क्या है। ठीक है, वो जो खेती करते हैं उनकी समस्या क्या है। ठीक हो, अब देखो ऑप्शन में आप सभी समझ जाओगे। सबसे पहला ऑप्शन है निम्न उत्पादकता। ठीक है, मतलब अच्छा उपज नहीं हो पाना। दूसरा ऑप्शन है विखंडित जोत। ठीक है, अच्छे से खेत को जोता नहीं जा सकता, ताकि उसमें अच्छे से खेत को नहीं जोता जा रहा है ताकि फसल अच्छा नहीं होता। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अनियमित मानसून। ठीक है, किस समय वर्षा होता है, किसी समय जिस समय धान का रोपा होता है उस समय वर्षा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ताकि सारे व्यक्ति का सारा धान डूब जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये इन तीनों कारणों से किसान का अच्छा फसल नहीं हो पाता। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आप सभी समझ गए, नहीं समझे तो पीछे वीडियो को स्किप करके देख लेना। ठीक है, अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से या फिर चाय उत्पादन से या फिर गेहूं उत्पादन से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, सबका राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति एक प्रकार का खाद्य समझो। ठीक है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आप सभी समझ गए। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हथकरघा उद्योग किससे संबंधित है। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन का 13 नंबर में हथकरघा उद्योग है। ठीक है, आधारभूत उद्योग है या फिर कुटीर उद्योग है या फिर स्वच्छंद उद्योग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 13 नंबर में क्वेश्चन है हथकरघा उद्योग कौन सी है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में हथकरघा उद्योग किसके अंतर्गत आ सकता है, आप सभी बताओ मुझे कमेंट में इसका राइट आंसर। हथकरघा उद्योग है। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग। ठीक है, हथकरघा उद्योग मतलब क्या होता है, हथकरघा मतलब क्या हो सकता है आप समझे। हथकरघा मतलब हाथ से, मतलब जो काम करते किसान लोग, वही हथकरघा उद्योग हुआ। ठीक है, हथकरघा उद्योग जैसे फैक्ट्री में कोई हाथ से काम करता है, आजकल के फैक्ट्री में तो मशीनों खुद ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, लेकिन हथकरघा उद्योग मतलब फैक्ट्री में जो व्यक्ति हाथ से काम करते हैं, हथकरघा उद्योग वही हुआ। ठीक है, हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुटीर उद्योग। ठीक है, अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, समझ लो, ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, याद है हमको, अगर आप सब चाहते हो 12th क्लास आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, आप सब मुझे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, ठीक है, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नाम है बिहार एग्जामर्स। ठीक है, जो चैनल का नाम है बिहार एग्जामर्स, ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है बिहार एग्जामर्स। ठीक है, एंड वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो आंसर के साथ तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे बिहार एग्जामर्स तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, लोगों देख के आप सभी पहचान लोगे। ठीक है, आप सभी समझ गए। यहाँ तक 14 नंबर क्वेश्चन में थे औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण, सॉरी वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े कारखानों में जो चावल वावल बनता है, धुआं तो नहीं निकलता है, उसी को बोलता है औद्योगिकरण। ठीक है, मतलब फैक्ट्री में होने वाला कार्य को औद्योगिकरण हम बोल सकते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का उपयुक्त सभी। ठीक है, जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है एंड ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझे कि आप सभी नहीं समझोगे। ठीक है, समझाऊंगा। क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। ठीक है, मतलब किसी भी गांव में बसे व्यक्तियों को उसको प्रभावित करने वाला, ठीक है, उसको हर एक प्रकार का सुख देने के, उसको हर एक प्रकार का व्यवसाय देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक इन चारों ऑप्शनों में कौन सा है। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है स्थलाकृति, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति एंड चौथा ऑप्शन है जलवायु। ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मेरे शेर एवं शेरनियों, ये 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जलवायु। ठीक है, अगर जलवायु बेहतर नहीं रहेगा तो किसी का भी फसल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जलवायु। ठीक है, फिर से समझो 15 नंबर का क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु। ठीक है, इससे बाहर आप सबको क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब इनसे पीछे भी वीडियो आ चुका है ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। ठीक है, मतलब 4-5 वीडियो और आ चुका है। ठीक है, जिसमें हम सभी 40 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप सब इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को देख लेना। वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप सभी चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं सभी से 16 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो 16 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बताता हूं इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, ये जो नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है दिखाऊंगा। ठीक है, 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में इन चारों राज्यों में, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो सभी राज्य हैं। ठीक है,
जैसे हमारा बिहार राज्य है, ठीक उसी तरह वहां पर भी राज्य है, ठीक है। गोंडवाना कोयला के लिए इन चारों ऑप्शनों में कौन राज्य प्रसिद्ध है, ठीक है, दिखा देता हूं। देखो ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शनों में, ठीक है, इन चारों राज्यों में गोंडवाना कोयला के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। नागालैंड या फिर त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु या फिर झारखंड, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में, एक मिनट, इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा कौन सा था कोयला था, दिखा देता हूं, फिर से दिखा देता हूं, एक मिनट, क्या था, गोंडवाना कोयला, ठीक है। गोंडवाना कोयला के लिए इन चारों ऑप्शनों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, आप सब मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। गोंडवाना कोयला के लिए, ठीक है, गोंडवाना कोयला के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य इन सभी में कौन सा है, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी झारखंड, ठीक है। झारखंड जो है ना गोंडवाना कोयला के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि गोंडवाना कोयला झारखंड में बहुत ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कोयला है, ठीक है। अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर स्थित है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन समझ गए, एकदम इजी सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में या फिर गोवा में या फिर झारखंड में या फिर उड़ीसा में, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ी कहां पर स्थित है, ठीक है। 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सभी कहाँ थे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम सभी, ठीक है, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 17 नंबर में, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में या फिर गोवा में या फिर झारखंड में या फिर उड़ीसा में, ठीक है। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 17 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ी स्थित है, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है, बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते जाओ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। गंगा डेल्टा या फिर कृष्णा डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ध्यानपूर्वक सोचा करो क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखा करो क्वेश्चन को, ठीक है। ये मत समझो जो चैनल नया है इस पर बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं होता होगा, ठीक है। जो समझ रहे हो क्लास करके जा सकते हो, बेझिझक क्लास करके जा सकते हो, ठीक है। अगर मिस्टेक से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन 18 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण जूट, क्योंकि इस यहाँ पर जो पढ़ाई होता है ना वो बकचोदी के लिए नहीं होता, ठीक है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वहाँ यहाँ पर अवश्य टिकेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। सारे आप सभी समझ गए। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गंगा डेल्टा। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 19 नंबर में, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में भारत की पश्चिमी बेसिन कौन सी है, माही बेसिन या फिर कोसी बेसिन या फिर गंगा बेसिन या फिर सोन बेसिन, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी, ठीक है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, ठीक है। 19 का राइट आंसर क्या होगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माही बेसिन, ठीक है। मुझे पता है आप सभी को याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माही बेसिन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है माही बेसिन, ठीक है। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी पर, एक मिनट मिस्टेक हो गया, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, रावी, गोदावरी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बताओ 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या होगा। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है, यानी कि बहुत गंदा नदी है, ठीक है। आप देखो किस नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है, ठीक है, मतलब कहां पर अभी भी है, ठीक है। क्वेश्चन है किस नंबर में, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है, सिक्किम में या फिर कर्नाटक में। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम सभी। तीसरा ऑप्शन है गोवा में, चौथा ऑप्शन है नालंदा में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लो। क्वेश्चन है किस नंबर में, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर स्थित है, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि शेर एवं शेरनियों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या होगा। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में, ठीक है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 22 नंबर की क्वेश्चन को, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे अगर कमेंट में यस लिख के कंफर्म बता दो, ठीक है। आप सभी कमेंट नहीं करते हो ना कि वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है। आपसे वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप सबको एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है, समझ गए। 22 नंबर में क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। फेजेंडा या फिर एजेंडा या फिर मिल्पा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन है 22 नंबर में, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा, ठीक है। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 23 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। देखो मैं आप सभी को
लाइव नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। लाइव नहीं पढ़ाने का मुख्य कारण क्या है पता है? मेरे पास उतना ज़्यादा सहूलियत नहीं है ताकि मैं आप सभी को लाइव पढ़ा सकूँ, ठीक है। मेरे पास बजट नहीं है, मैं आप सभी को मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। मुझे इतना क्षमता है, मैं आप सभी को कहीं पर भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ा सकता हूँ, लैपटॉप में पढ़ा सकता हूँ, मोबाइल में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी पढ़ा सकता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे इतना क्षमता है, मैं आप सभी को कहीं पर भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास बजट नहीं है, इसलिए बोलता हूँ अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए मैं आप सभी को, ताकि मैं आप सभी के लिए और बेहतर तरीके से नई क्लास स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। ताकि डिजिटल बोर्ड पे भी मैं आप सभी को पढ़ा सकूँ, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन है 23 नंबर में, निम्नलिखित रोगों में, ठीक है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य जन्य है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 23 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य जन्य है, ठीक है। श्वसन संक्रमण या फिर नेत्र संश्लेष नमक शोथ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अतिसार, चौथा ऑप्शन है श्वास नली शोथ, ठीक है। क्वेश्चन है 23 नंबर में, फिर समझो, क्वेश्चन है 23 नंबर में, निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जन्य जन्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अतिसार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अतिसार, ठीक है। अब बढ़ते हैं 24 नंबर की क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है 24 नंबर में, कोलकाता पतन स्थित है, ठीक है। कोलकाता पतन मतलब कोलकाता असली का देश का मत समझना, ठीक है। कोलकाता मतलब कोई पतन का नाम है, वही बोल रहा है कोलकाता पतन कहां पर स्थित है, कर्नाटक में है या फिर उड़ीसा में है या फिर केरल में है या फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बताओ किसको किसको इसका राइट आंसर मालूम है, ठीक है। किनको इनका राइट आंसर मालूम है, ठीक है। कोलकाता पतन कहां पर स्थित है, ठीक है। कोलकाता पतन कहां पर स्थित है, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबको पता होगा कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 25 नंबर की क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है 25 नंबर में, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मुझको पता नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? 1950 ईस्वी के दशक में या फिर 1960 ईस्वी के दशक में या फिर 1964 ईस्वी के दशक में या फिर 1952 ईस्वी के दशक में, ठीक है। बताओ किनको इनका राइट आंसर है मालूम है, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी या की शुरुआत कब हुई थी? बात एक ही होता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी के दशक में, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी के दशक में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर की क्वेश्चन कर। क्वेश्चन है 26 नंबर में, ओनामुंडी, ठीक है, ओनामुंडी ने नोआमुंडी, ठीक है, नो का आंख, नोआ मरसू का अनुस्वार मुंडी, ठीक है। नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है? क्वेश्चन का 26 नंबर में, नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में है या फिर झारखंड में है या फिर गुजरात में या फिर कर्नाटक में, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र कहां पर स्थित है, ठीक है। 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ठीक है। नोआमुंडी लो अयस्क क्षेत्र झारखंड में स्थित है, ठीक है। आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं 27 नंबर की क्वेश्चन की। एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, तो देखने में आप सभी को दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 27 नंबर में, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 27 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में या फिर गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है, ठीक है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है। थोड़ा सा डायलॉग करके बोल रहा हूं, ठीक है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं उससे भी 28 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो 28 नंबर में क्वेश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, दक्षिण भारत में जो लोग बसे हुए हैं वो सिंचाई के लिए क्या ज्यादा चीज उपयोग करते हैं? नहर करते हैं या फिर नलकूप, यानी कि हम जिसे बोलते हैं बोर्डिंग, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है तालाब, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या फिर से समझो। 28 नंबर में क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, ठीक है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तालाब, ठीक है। दक्षिण भारत में जो लोग बसे हुए हैं वे सिंचाई के लिए अधिकतर चीज तालाब का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को सिंचाई करने के लिए और कोई साधन नहीं है, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तालाब, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखते जाओ, ठीक है। इसमें आप सभी का फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, ठीक है। इतना जो जोर जोर से भूख रहा हूँ गोदे की तरह, ठीक है। इसमें आप सभी का फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 29 नंबर में क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? और नवलिका अपरदन या फिर सिल्ट जमाव या फिर वायु अपरदन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 29 नंबर में फिर से समझो। 29 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होगा, ठीक है। अवनलिका अपरदन या फिर सिल्ट जमाव या फिर वायु अपरदन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायु अपरदन, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण हो सकता है वायु अपरदन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी
30 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन है 30 नंबर में हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि शेर एवं शेरनियों, 30 नंबर में क्वेश्चन करा है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, फूल एवं सब्जी से या फिर फूलों से या फिर चावल से या फिर दाल से। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो घर में नहीं पढ़ते होगे ना बैठ करके, उसको भी इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। ठीक है, अगर सोच लो जिस भी विद्यार्थी को इस 30 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है, वो मेरे लिए इतना बड़का गधा है ना, जो घास भी नहीं खाता है ना पानी में भी डूबता है। ठीक है, उसके ऊपर पैसा भी रख दो, रुई भी रख दो ना। ऐसे तो आप सभी को पता होगा, कहानी में देखे होगे, गधा चलते चलते पानी में गिर जाता है जिसके ऊपर रुई बोझा हुआ रहता है। ठीक है, एक समय तो उसके ऊपर नमक बोझा हुआ रहता है, तो समझता है कि पानी में गिर जाएंगे तो मेरा नमक गल जाएगा, तो हमको मेरे पीठ पे भारी हल्का हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम उसको पीठ पे रुई बोझ दिया जाता है, उसका मालिक समझ जाता है तब। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहूँ, उसे बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 नंबर में हॉर्टिकल्चर संबंधित है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है फल एवं सब्जी से। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फल एवं सब्जी से। ठीक है, अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, दिखा देता हूँ, आप देखो दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा बाद में। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 31 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश की या फिर बिहार की या फिर पश्चिम बंगाल की या फिर महाराष्ट्र की। ठीक है, बताओ मेरे शेर एवं शेर जो, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में। आप देखो 32 नंबर में क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 32 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, बता सकते हो किनको उनका राइट आंसर मालूम है, मुझे बताओ कमेंट में बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना, सोचो 2024 अभी चल रहा है, 2011 को बोल रहा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 10.41 करोड़। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 11.41 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 9.61 करोड़ एंड चौथा ऑप्शन है 8.51 करोड़, यानी कि 8.51 करोड़। ठीक है, समझ लो 32 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितनी थी, बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। ठीक है, सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10.41 करोड़। ठीक है, यहाँ से भी स्टेक कर देता हूँ, कॉपी में नोट कर रहे हो आप सभी नहीं, आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो या फिर वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, वीडियो का पीडीएफ पा लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया वीडियो का पीडीएफ किसी तरह से पा सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हर एक वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे वीडियो पा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 10.41 करोड़। ठीक है, मुझे पता है आप सभी को सारा क्वेश्चन याद होता रहा होगा। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 33 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, वहां पर बोल रहा था 2011 की जनगणना अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की मतलब बिहार का घनत्व कितना था। ठीक है, मतलब बिहार में कितने व्यक्ति बसे हुए थे, 10.41 करोड़ व्यक्ति बसे हुए थे। अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, एंड दूसरा ऑप्शन है बिहार का, तीसरा ऑप्शन है पंजाब का, चौथा ऑप्शन है केरल का। ठीक है, बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इन चार ऑप्शनों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या कम किसका था, अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 34 नंबर की क्वेश्चन की ओर, यानी कि 34 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है नदी के सारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, बताओ, अगर मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, आप सभी के लिए, आप सभी यहाँ पर क्या करने के लिए बैठे हो बताओ मुझको। ठीक है, आप सभी यहाँ पर घास छिलने के लिए बैठे हो या फिर मुझको गिनने के लिए बैठे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ, आप सभी यहाँ पे लाइन मार रहे हो। 34 नंबर में क्वेश्चन है नदी के सारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, आयताकार में या फिर अड़िया में या फिर वृत्ताकार में या फिर रेखीय में। ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, मुझको नहीं पता है, बताओ। रेखीय आएगा बेवकूफ। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेखीय है। ठीक है, जो गांव नदी के किनारे बसे हुए रहता है वह रेखीय रूप में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 35 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। ठीक है, बता सकते हो किसको किसको इसका राइट आंसर मालूम है,
35 का सही आंसर किनको किनको मालूम है? 35 का सबका राइट आंसर मालूम है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब बढ़ते 36 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है 36 नंबर में, सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर कम से कम बताओ। सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, या फिर लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, इजी स्टेप है, एकदम इजी स्टेप है, समझ लो आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? बताओ सुएज नहर किनको किनसे जोड़ती है? सबका राइट आंसर है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 37 नंबर की क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 37 नंबर में आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? मुझे एक बार कमेंट में यस लिख दो। क्वेश्चन 37 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सी है? ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या आता है आप सभी को पता है? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या 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 आ सकता है? खेती, खेती से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं ना, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका मतलब 37 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती आएगा। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 38 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्या हो जाता है मुझको खुद पता नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 38 नंबर थोड़ा सा कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, तो कौन कितना टाइम में लगेगा। ठीक है, 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखो। 38 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 38 नंबर में क्वेश्चन है, मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ ना, इसका मतलब सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए VBI लिखता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है लिखने का, मेरा हाथ दर्द खुद कर रहा है। ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर। बताओ इसका राइट आंसर क्या हुआ? 38 का राइट आंसर क्या हुआ? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूं। ठीक है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गेहूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 39 नंबर की क्वेश्चन को। ठीक है, एक बात याद है हमको, देखो कितने विद्यार्थी कमेंट ये आना लगता है, सारे क्लास में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं और आप ही लोग के गुजारिश पे मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं आप सभी को हर एक वीडियो में, जब तक आप सभी का एग्जाम करीब ना आ जाए, हर एक वीडियो में आप सभी को 40 क्वेश्चन को ही कवर करूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 एंड सब्जेक्टिव में 8 या फिर 10। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, नियमित संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नियमित, एक मिनट, नियतिवाद। ठीक है, नियतिवाद है, 39 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टेक हो गया, नियतिवाद संकल्पना। ठीक है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को, या फिर मानवीय घटक को, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक मानवीय दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 39 नंबर में क्या है फिर से समझो। 39 नंबर में क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है, 39 का सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित दोनों। ठीक है, यानी कि मानवीय दोनों। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी बता देना मुझे कमेंट में लिख करके आप सभी को क्लास में मजा आया कि नहीं। ठीक है, देखो 40 नंबर में क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में धारावी मलिन बस्ती कहां पर स्थित है? आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, धारावी मलिन बस्ती कहां पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, एक मिनट, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर बिहार में, या फिर राजस्थान में। ठीक है, बताओ मेरे शेर एवं शेर न्यूज का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, धारावी मलिन बस्ती कहां पर स्थित है? ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जितने भी बच्चे बता रहा हूं मुंबई में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, धारावी मलिन बस्ती बस एक ही जगह है जहां पर मुंबई में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, अगर वीडियो को एक बार समझ ना आए ना, वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, उससे मुझे पता है आप सभी को एक बार में क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।